सुबह बखैर, सलाम है। सुबह प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना की आउट ऑफ कंट्रोल होती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पंजाब में अब नया प्लान नाफिज किया जा रहा है, जिसके नतीजे में लाहौर शहर के 61 मकामात को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, लॉकडाउन करने, सख्ती करने पर इदारे इस वक्त मजबूर हो चुके हैं, और वो भी शहरियों के रवैयों की वजह से। लॉकडाउन यकीनी तौर पर एक नुकसानदेह अमल है, इसे किसी सूरत पसंद नहीं किया जाता, लेकिन ये भी याद रखिए कि कोरोना वायरस के सिलसिले को चेन को तोड़ने के लिए अभी तक पूरी दुनिया में लॉकडाउन के अलावा कोई तरीका ईजाद ही नहीं हो पाया। लाहौर शहर के सील होने वाले इलाकों में अस्करी 10 है, लामा इकबाल टाउन है, जौहर टाउन, शादरा, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों के मुतादिद मकामात शामिल हैं। मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि सरकारी मुलाजमीन, वकला, सहाफ़ी, जजेस, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर स्मार्ट लॉकडाउन से मुस्तस्ना होंगे। शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, और इस स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा क्या होगा, स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान महकमा हेल्थ की क्या प्लानिंग होगी, इन तमाम हवालों पर हम आज के प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर, हमें बताइए कि आप इस वक्त कौन से इलाके में मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है, और वहां पर SOPs पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जा रहा है? बिल्कुल, लाहौर के मारूफ इलाके लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ। लक्ष्मी चौक के बिल्कुल साथ जो है वो रॉयल पार्क का इलाका मौजूद है, जिसे मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। रॉयल पार्क के 3 मरकजी, दाखिली और खारजी रास्ते हैं, मेन गलियां हैं, जिन पर जो है वो पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से बैरियर्स लगाकर, रुकावटें लगाकर जो है इनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। रॉयल पार्क के रहायशी जो हैं वो इस इलाके से बाहर नहीं आ सकते, और बाहर का कोई शख्स जो है वो रॉयल पार्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। पुलिस जो है वो इन जो है वो रुकावटों के उकब में खड़ी है, ताकि कोई शख्स जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी ना कर सके। और इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि 2 हफ्तों के लिए जो है वो इस इलाके को बंद किया गया है, ताकि कोरोना वबा के फैलाव को कम से कम सतह पर लाया जा सके और उसे कंट्रोल किया जा सके। रॉयल पार्क का इलाका जो है वो कमर्शियल या जो है वो कारोबारी जो है वो इलाका कहलाता है, क्योंकि रॉयल पार्क में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे दुकानें और जो बिल्डिंग्स के अंदर जो गोदाम है वो प्रिंटिंग प्रेस से मुताल्लिका है, जबकि इन गोदामों के ऊपर जो है वो लोगों की और ख़ानदान जो फैमिलियाँ जो हैं उनकी रहायशें हैं। और इस हवाले से ये भी जो है मालूम हुआ है कि रॉयल पार्क के इलाके के अंदर 2 दूध दही की दुकानें, 2 सब्जी फरोशों की दुकानें, जबकि एक जो है वो परचून की दुकान है। ताहम इस हवाले से अगर ये बात की जाए कि यहाँ के रहायशी जो हैं उनको क्या जो है वो मालूमात दी गई थी, तो रात 12 बजे के बाद जो है इंतज़ामिया की जानिब से इसको बंद किया गया, और तमाम जो इलाका मकीन थे जो अंदर रहाइश पजीर हैं उनको बता दिया गया था कि अब से 2 हफ्तों के लिए जो है ये बंद किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से ये जो है फैसला किया गया है कि रॉयल पार्क का इलाका जो है अब इसको दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके ना किसी को आने की इजाज़त होगी और ना किसी को जाने की इजाज़त होगी। मेरा कैमरा मैन नज़र आपको दिखा सकता है कि ये रॉयल पार्क का इलाका है, जहाँ पे पुलिस एहलकार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जबकि इलाका मकीन जो हैं उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं और इन्हें समझा रहे हैं कि इलाका जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दुकानें तमाम जो हैं वो बंद नज़र आ रही हैं, किसी किस्म का जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि रॉयल पार्क की जो इलाका है वो कारोबारी सरगर्मी और प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से खासा मशहूर इलाका है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ पे तमाम इंतजामिया की जानिब से ये किए गए हैं कि तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगाकर, रुकावटें लगाकर जो है इसको बंद कर दिया गया है, और ये बंदिश जो है वो 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। और इस हवाले से इलाका मकीनों के साथ भी जो है वो उनसे इस्तदा की गई है कि वो इन तमाम SOPs पर अमल दरामद करें, और ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है इलाका मकीनों की जानिब से। और इलाका मकीन जो है उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि इंतजामिया जो है वो अशिया ज़रूरिया की नकलो हमल या रसद जो है वो इस इलाके तक जो है वो बासानी तौर पर करते रहें, क्योंकि अंदर जो है वो तकरीबन 30 से 35 फैमिलियां या घर जो हैं वो यहाँ पे हैं, जिसमें फैमिलीज और परदेसी जो हैं वो भी रह रहे हैं, क्योंकि एक कमर्शियल इलाका था, कारोबारी सरगर्मियों का इलाका था ये रॉयल पार्क। अब हमें ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको लॉकडाउन से मुस्तस्ना हासिल होगा, जो कि अपने काम के लिए अपने इलाके से निकलकर दूसरे इलाके में जा सकते हैं?
जी, इस हवाले से जो हमारी पुलिस एहलकारों से बात हुई है तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इन्हें ये हिदायत है कि कोई शख्स जो है वो इस इलाके से जो है वो बाहर नहीं निकल सकता और कोई बाहर का शख्स जो है वो इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ यहाँ पर तमाम दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ जो अशियाए ज़रूरिया की जो दुकानें जिसमें सब्ज़ी फरोश हैं, इसके अलावा परचून और करियाना स्टोर हैं और साथ ही साथ जो दूध दही की दुकानें उन्हें खुलने की इजाज़त होगी। बाकी तमाम दुकानें यहाँ पर बंद रहेंगी, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हैं, चाहे इसके अलावा दिगर जो है दुकानें हैं जिसमें पान सिगरेट की दुकानें हैं, तंदूर हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब्दुल कादिर बद्री, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें तो बताया गया है कि डॉक्टर्स हजरात हैं, सहाफ़ी हैं, जजेस हैं, वकला हैं या फिर जो लैब टेक्नीशियंस हैं, हमारा पैरामेडिक्स है, उन लोगों को मुस्तस्ना है स्मार्ट लॉकडाउन से, वो अपने इलाकों से निकलकर अपनी जॉब्स पर जा सकते हैं। तो क्या पुलिस एहलकारों के पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन या फिर इनके पास इजाजत देने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है? इस हवाले से जब रॉयल पार्क के इलाके में मौजूद पुलिस एहलकारों से जब हमारी बात हुई तो इनकी जानिब से ये कहा गया कि अभी जो है वो हमें किसी किस्म के कोई अहकामात नहीं है। रात 12 बजे से हमने ये जो है ये इलाका मुकम्मल तौर पे बंद किया और उसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से और आला अफसरान की जानिब से ये हदायत दी गई हैं कि कोई शख्स जो है वो यहाँ से जो है वो ना तो बाहर निकल सकता है, ना ही बाहर का शख्स जो है वो अंदर आ सकता है। सिर्फ जो है जो जिनकी दुकानें अंदर हैं उनको आने की इजाज़त होगी। ताहम इस हवाले से जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो ये लॉकडाउन लगाया गया है ये खुशाइंद है। अगर कोरोना के वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिस्टम या निज़ाम जो मुतारफ़ करवाया गया है, इससे जो है वो कोरोना के फैलाव कम होता है, तो ये बेहतरीन अमल है। क्योंकि इनका ये कहना है कि 2 हफ्तों के लिए अगर ये इलाका बंद किया गया तो 2 हफ्तों तक जो है यहाँ के इलाका मकीन जो है वो घरों में ही रहेंगे और ना तो अपने काम पे जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि 2 हफ्तों तक जो है वो खुद भी क्वारंटाइन हो जाएंगे, क्योंकि इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि इस इलाके में कोरोना के पेशेंट जो हैं या कोरोना वबा का जो फैलाव है ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस इलाके को जो है वो बंद किया गया है। और अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ पुलिस एहलकार हैं, ज़िला इंतज़ामिया या दिगर जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के जो स्टाफ है वो यहाँ पे फिलहाल मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो है ठीक है अब्दुल कादिर बद्री, अब ये मुझे बताइए कि ये जितने भी इलाके बंद किए गए हैं या जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अफराद भी होंगे जो कि हर रोज़ कमाते होंगे, हर रोज़ खाते होंगे, वो रिक्शा ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे मजदूर भाई भी हो सकते हैं। उनके घर का सिस्टम कैसे चलेगा? उनको राशन कौन पहुँचाएगा? उनकी कौन मदद करेगा? बिल्कुल, इस हवाले से हमारी जब इलाका मकीन से बात हुई तो क्योंकि ये एक कमर्शियल एरिया है जहाँ पर योमिया उजरत पे काम करने वाले लोग जो हैं दीगर इलाकों से यहाँ पर आते हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए, तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि 2 हफ्तों के लिए बंद किया जा रहा है और ये जो बंद किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेहत और मफाद आमा के लिए बंद किया जाए, जिसकी वजह से जो इलाका मकीनों की जानिब से जो है ये जो है वो दावा किया गया कि हम मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। 2 हफ्ते के लिए जो है वो हम अपने घरों में रहने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि इंतज़ामिया खाने पीने की अशिया जो है वो यहाँ पर बर वक्त पहुँचाए और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि यहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ रह रही हैं, उनमें बच्चे भी मौजूद हैं और बुजुर्ग भी मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि अद्वियात के हवाले से जो है वो भी इंतज़ामिया को खास तवज्जो देनी होगी, क्योंकि रॉयल पार्क के इलाके अब हमें ये भी बताइए कि में आपके पीछे ही बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे पुलिस एहलकार भाई भी मौजूद हैं जो कि लोगों की सेहत के लिए इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। क्या उनके पास हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने की मुनासिब जगह, पीने का पानी मौजूद है? उनकी सहूलियात के लिए क्या किया जा रहा है? अगर कि यहाँ पे मौजूद जो इंतज़ामिया है जो इस बंदिश की जो है निगरानी कर रही हैं, चाहे उसमें पुलिस एहलकार हो या इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया के काम हो, इनके पास किसी किस्म का जो है वो हैंड सैनिटाइज़र या हाथ धोने का इंतज़ाम जो है वो खुसूसी तौर पर ताहाल नहीं किया जा सका है। सिर्फ यहाँ पे पुलिस एहलकार जो हैं वो खुद खड़े हैं और उनके पास सिर्फ जो है वो मास्क हैं और ये जो है ये इस बैरियर की दूसरी साइड पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर बद्री, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें बता रहे थे खास इलाके की सूरत हाल कि वहाँ पर किस तरह से SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है, लेकिन जो अमल दरामद करवाने वाले हैं उनके पास ना तो हैंड सैनिटाइजर है ना ही हाथ धोने की मुनासिब जगह मौजूद है। स्मार्ट लॉकडाउन पर हमने प्रोग्राम में मजीद भी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना केसेस की तादाद न सिर्फ मुल्क भर में बढ़ रही है बल्कि शहर लाहौर पंजाब में कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। इस वबा से निपटने के लिए हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये मूजी वबा थमने का नाम ही नहीं ले रही। नाज़रीन, बरतानिया के मारूफ इंपीरियल कॉलेज ने अपने हालिया मंसूबे में पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि अगस्त 2020 के वस्त में पाकिस्तान में कम अज कम 80,000 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख अफराद वबा के बायस जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। ये रिपोर्ट जून के पहले हफ्ते तक तस्दीक होने वाले केसेस मंजर देखते हुए बनाई गई है। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि 10 अगस्त के बाद पाकिस्तान में कोरोना से अमवात कम होना शुरू हो जाएंगी और दिसंबर के आखिर तक वबा से मुल्क में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक अमवात वाक़ हो चुकी होंगी और पाकिस्तान में जनवरी 2021 तक कोरोना तकरीबन खत्म हो जाएगा। ताहम इस वक्त मुल्क में 22 लाख से 23 लाख के दरमियान लोग वबा के बायस मर चुके होंगे। आज लाहौर में सामने आने वाले केसेस की बात करें तो ये तादाद 28,000 से तजावज़ कर चुकी है। अमवात की शरह भी बढ़ रही है। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। इस वक्त में अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद की बात की जाए तो 232 है, PKLI में 92 है, लाहौर जनरल अस्पताल में 44 है, सर्विसेज अस्पताल में 37 और जिना अस्पताल में 81 मरीज हैं। दूसरी जानिब बरतानवी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की रिपोर्ट को मद्देनजर रखा जाए तो अगस्त के वस्त तक शहर लाहौर में केसेस की तादाद भी आसमान को छू सकती है। इन तमाम मामलात को देखते हुए दूसरी जानिब हमारे जो PM में है डॉक्टर्स की एसोसिएशन, उनकी जानिब से भी खबरदार किया गया था। उनकी जानिब से भी कहा गया था कि खदशा है कि लाहौर में कम से कम 35 लाख जबकि पंजाब भर में 2 करोड़ से जायद मरीज हो चुके हैं। अब तक स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया है। महकमा सेहत इससे किस तरह से फायदा उठाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन का कितना असर होगा इस वबा को कंट्रोल करने के लिए बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी CEO हैं आपियो अस्पताल के डॉक्टर असद असलम साहब। से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक जानिब PMA की जानिब से कहा गया कि इतने केसेस बहुत फैल चुका है अब तक कोरोना वायरस। दूसरी जानिब ये एक बरतानिया से रिसर्च आ गई है जिसमें अगस्त को बहुत ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। माना जा सकता है आने वाला वक्त इतना ही ख़तरनाक हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बार बार आपके प्रोग्राम के साथ से भी कई दफ़ा लोगों से अपील की जा चुकी है कि अगर उन्होंने SOP पर अमल ना किया, एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की, तो हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो खमियाजा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस कोरोना के और खुदा न खाता इंक्रीज नंबर ऑफ़ डेथ हो सकती है। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक हालात इस वक्त काबू में है। इतना तेज़ी से नहीं फैला कि जितना रिपोर्ट्स बरतानिया से आई हैं या हमारी असम्पशन है हमारी एसोसिएशंस की, लेकिन उन्होंने खदशात का इजहार किया है कि अगर ना एहतियाती तदाबीर की गई तो ये नतीजा आ सकता है। ठीक, इसका मतलब है कि मजीद अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं लोगों की रवैयों की, गैर संजीदगी की, फिर स्मार्ट लॉकडाउन हो गया है, क्या लगता है कि सच में इतना ही खतरा हो सकता है आने वाले वक्त में? जी, बेसिकली ये स्मार्ट लॉकडाउन दूसरों के लिए मैसेज है कि अगर उन्होंने अभी भी अपना रवैया ना बदला, SOPs को ना इख्तियार किया, तो आज एक इलाका बंद हुआ है, कल उनका इलाका भी बंद हो जाएगा। और देखें, जब इलाका बंद होता है तो सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ घर में रहते हैं, मईशत का पहिया भी रुक जाता है। वहाँ पर दुकानें भी बंद होंगी, लोगों का रोज़गार भी मुतासर होगा, लेकिन ये उनकी अपनी गलती की वजह से होगा। तो हुकूमत उनको मजबूर नहीं कर रही है, सख्ती नहीं कर रही कि वो बंद करें या वो ज़बरदस्ती बंद करा रही है। वो अब हुकूमत दूसरों को बचाने की खातिर ये कदम उठा रही है कि कुछ स्पेसिफिक एरिया में स्मार्ट लॉकडाउन कर लिया जाए। बिलाल, हमें ये बताइए कि अब महकमा सेहत की जानिब से जितने इलाके बंद किए जा रहे हैं ये किन बुनियादों पे बंद किए जा रहे हैं? कितने एक गली मोहल्ले में केसेस हैं कि उनको मद्देनजर रखते हुए पूरे इलाके को या इतने घरों को बंद कर दिया जाता है? देखिए सीधा, जब आज से तकरीबन 1 माह पहले जब स्मार्ट सैम्पलिंग की गई थी, रैंडम सैम्पलिंग की गई, तो कुछ इलाके मंजर पे आए थे जिसमें 8 टाउन थे जिनको रेड जोन करार दिया गया था। फिर हमें भी हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि मतलब खान साहब जो थे वो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, तो अल्टीमेटली उन्होंने नहीं जाना था। तो इन दी एंड जो लास्ट ऑप्शन बचती थी वो यही बचती थी कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। और उनमें से आप देख लें कि जो हमने आज से 1 माह पहले जो रिपोर्ट दी थी, ये तकरीबन वही इलाके हैं
उसमें टाउन्स थे, अब इसमें इलाके कर दिए गए हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो केसेस थे वो गुंजानाबाद या तो इलाकों में हैं या फिर ऐसे इलाके हैं मतलब जो पोश एरियाज़ हैं जो लोग बाहर से ट्रैवल करके आए, ये 2 हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इलाके मुतासिर वो दाता गंजबख्श टाउन के हैं, फिर उसके बाद इकबाल टाउन आता है, फिर समनाबाद आ रहा है, फिर इसके साथ साथ शालामार टाउन और इसके साथ वागा के कुछ इलाके जो हैं वो शामिल किए गए हैं। इनकी कैपेसिटी वही है कि मतलब एक गली से या एक इलाके से कोई 5 से 10 घर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। घर का मतलब है कि कोई 5 से 10 से घर मुतासिर हुआ है तो उसमें अल्टीमेटली 25 से 30 लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। अब ये जो 25 से 30 लोग मुतासिर हुए हैं, अगर ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करते तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लोगों को मुतासिर करेंगे, फिर अगले दिन ये 9 लोगों को मुतासिर करेंगे। इस तरह इस वायरस की चेन बनती है और आप इसको मल्टीप्लाई 25 के साथ कर लें तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर 150 से 200 को करेंगे, अगले दिन फिर तकरीबन 1000 लोगों को मुतासिर करेंगे। तो इस वजह से जो लोकल ट्रांसमिशन फैल चुकी है उसको ब्रेक करने का, इस चेन को तोड़ने का वाहद हल जो था वो था एक मुकम्मल लॉकडाउन। अब उसकी तरफ नहीं जाएगा हमारे, क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारी मईशत का भी इशू है। तो इस वजह से जो बेहतरीन ऑप्शन बचती थी वो यही स्मार्ट लॉकडाउन बचती थी जिस पर हुकूमत इम्प्लीमेंट की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीधा अब इस चीज़ को हम एज इंटरटेनमेंट ना लें। हमने जो ऑब्जर्व किया है लोगों का जो एटीट्यूड वो देखने, अच्छा हमारा इलाका बंद हो रहा है, वो मतलब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खुशी का एक ये बड़ी हमें शर्मिंदगी का बाइस है। ये हमें इस पे गमज़दा होना चाहिए, हमें अपने लाइफस्टाइल को, अपने तरीक़ाकार को बेहतर करना चाहिए। लेकिन लोगों का एटीट्यूड इस तरफ नहीं जा रहा। वो इसको समझ रहे हैं कि शायद ये इंटरटेनमेंट हो रही है जो 4-5 दिन बाद खुल जाएगी। उनको एहसास नहीं है कि कितना ख़तरनाक है। अभी तक गैर संजीदगी दिखाई जा रही है। डॉक्टर साहब, स्मार्ट लॉकडाउन का कितना फ़ायदा होगा? हो जाएगा कोरोना कंट्रोल? बहुत फ़ायदा होगा इसका। मैं जैसे मैंने पहले बताया कि ये मैसेज है दूसरे लोगों के लिए भी कि आज ये इलाका है, कल उनका इलाका भी हो सकता है। और बेसिकली जैसा फिलहाल ने बताया कि इससे लोकल ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक रुक जाएगी, क्योंकि अभी पहले शुरू में जब वबा आई थी तो ये बाहर से जो लोग ट्रैवल करके आए थे उनमें ज़्यादा वही लोग ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। उसके बाद सारे केसेस लोकल ट्रांसमिशन किया। तो इस स्मार्ट लॉकडाउन से एटलीस्ट ये जो कम्युनिटीज बंद की हैं यहाँ पर कम से कम 250 केस हैं एक एरिया में, उस वजह से ये बंद की गई। ठीक है। और जिस तरह का मल्टीप्लाई कर दें इसको, जिस तरह बिलाल ने बताया, तो ये हज़ारों में पहुंच जाएंगे। तो कम से कम ये लोकल ट्रांसमिशन रुक जाएगी और इससे मजीद वबा फैलने। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मैसेज चला जाएगा एक लोगों को। पहले भी महीने का लॉकडाउन हुआ, कुछ सख्ती भी हुई, हमने देखी, लोग तंग आ गए, मईशत का पहिया भी रुक गया, लोग परेशान होकर रह गए, लेकिन उसके बावजूद मैसेज नहीं गया। जब वो रोड्स पर निकले तो गैर संजीदगी की इंतहा हुई और वबा खतरनाक सूरत हाल। अभी भी गैर संजीदगी की हद है। बिलाल ने बताया कि लोग वहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारा इलाका लॉकडाउन हो गया है, कि जैसा कोई तफरी का मौके फराहम हो गए हैं। ये हकीकत उनको सोचना चाहिए कि लॉकडाउन किया है तो क्या वजह आपके इलाके में। तो ये खुदा ना खाता, मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे कि जिन इलाकों में लॉकडाउन हुआ है ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस की वजह से वहाँ पर किसी बुजुर्ग आदमी को ये बीमारी लग गई तो वो सीधा ICU में आते हैं, क्योंकि बड़ा सीवियर इफेक्ट होता है डिजीज़ का ओल्ड एज पर। तो लोगों को पता नहीं, अभी तक बार बार कहने के, दरख्वास्त करने के, इल्तिजा करने के, उन पर एहसास ही नहीं हो रहा कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक। बिलाल, महकमा सेहत की प्लानिंग क्या है? लॉकडाउन से फ़ायदा कैसे होगा? सिर्फ बस बंद कर दिया है, 15 दिन के बाद सोचेंगे, केसेस देख लेंगे, या फिर इस दौरान उन इलाकों में कोई टेस्टिंग भी होंगे, कोई ट्रेसिंग भी होगी? क्या होगा, प्लान क्या है? देखें सीधा, ये जिन इलाकों को बंद किया गया है अल्टीमेटली जो कॉन्टैक्ट जो ट्रेसिंग है ये तो एक बेसिक एलिमेंट है और ये मेरा ख्याल है होना चाहिए और ये करेंगे भी। अब सवाल ये है कि अब इनको 2 हफ्तों के लिए जो लॉकडाउन किया जा रहा है, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का ये भी 2 दिन का है। इन इलाकों का अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रखा जाएगा, अगर इन इलाकों में, इन घरों में वायरस कहीं ना कहीं मौजूद है या जिन अफराद में है भी, तो उससे फिर ये होगा आगे फर्दर जो ट्रांसमिशन है वो नहीं होगी। तो अल्टीमेटली लॉकडाउन का फ़ायदा ही है। अब जिस तरह सवाल ये पैदा होता है कि जिन इलाकों में कर दिया गया है, ये तकरीबन 61 के करीब जो इलाके हैं, इसमें हज़ारों के करीब जो घर बनते हैं, इसी तरह स्मॉल लॉकडाउन के ज़रिए कर दिया गया। फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अगर जिन इलाकों में दोबारा केसेस निकले
तो जिस तरह डॉक्टर असद ठीक बिलाल, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है जी डॉक्टर साहिबजादा सैयद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा, पीएमए की जानिब से बारहा कहा जा चुका है कि लॉकडाउन कर दिया जाए वरना हालात बहुत ज्यादा संगीन हो जाएंगे। आखिरकार स्मार्ट लॉकडाउन आगाज हो चुका है, फायदा होगा इसका? हम बहुत लेट हो चुके हैं सारे मामला में। इसका फायदा इतना ही होगा कि ये स्लो हो जाएगी उस इलाके में, लेकिन अब हम इसके फैलाव को रोक नहीं सकते। हमने वो वक्त ज़ाया कर दिया जो गोल्डन, जब इसको रोका जा सकता था। हमने इसको इम्पोर्ट किया, हमने उस वक्त अपने फ्लाइट्स बंद की, उस वक्त हमने लॉकडाउन नहीं किया, फिर हमने ईद पर लॉकडाउन अचानक खोल दिया। तो अब शायद इतना इन चीजों का फायदा ना हो। अब तो गवर्नमेंट ने छोड़ दिया लोगों को कि लोग जो है खुद ही बीमार हों, खुद ही ठीक हों, खुद ही उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और वो खुद ही बच जाए। जो बच जाए, जो ना बच सकें वो अल्लाह के शुक्र, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो फिट होगा बच जाएगा, जो नहीं फिट होगा वो अल्लाह के पास चले जाए। ठीक डॉक्टर साहब, ये स्मार्ट लॉकडाउन जो अब हो गया है, कि इसका थोड़ा बहुत भी फायदा नहीं होगा कि एक जो वबा की चेन चलती आ रही है क्या वो रुक जाएगी, तसलसल टूट जाएगा? कुछ तो फायदा होगा जो लगाया गया है। हाँ, ये फायदा मैं कह रहा हूँ कि इसको स्लो डाउन कर देगा वबा को, ये फायदा होगा। ठीक डॉक्टर साहब, अब महकमे सेहत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इस लॉकडाउन को किस तरह से कामयाब बनाया जाना चाहिए, या फिर इस स्मार्ट लॉकडाउन से फायदा कैसे उठाया जाना चाहिए? टेस्टिंग होनी चाहिए, स्मार्ट सैंपलिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? टेस्टिंग बहुत ज्यादा करें, लेकिन जितने आप अभी टेस्ट कर रहे हैं उनमें भी 20% के करीब निकल रहे हैं। उस 20% पे आप जब भी टेस्ट करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में फिर आप अंदाजा लगा लें कि 20% कहाँ बनते हैं जाके। तो ये तो करोड़ों लोग बनते हैं। और मैं कह रहा हूँ ना कि हुकूमत ने छोड़ दिया है लोगों को कि ये खुद ही बीमारी भुगतें, हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं। हार्ड इम्यूनिटी बेसिकली तो होती है कि वैक्सीन देते हैं, 80% को वैक्सीन दे दो, 20% बच जाएंगे खुद ब खुद ही, या 60 से 70% या 70 से 80 से 90। तो वो रेवर्ड जैसे होता है उसकी। अब इसमें इन्होंने कहा कि ये वैक्सीन की है नहीं, तो इन्फेक्शन हो जाएगा सबको। जब पूरे पाकिस्तान पे इन्फेक्शन हो जाएगा तो जो बच सकेंगे बच जाएंगे, जो नहीं बच सकेंगे नहीं बचेंगे। हुकूमत की जो हिकमत अमली तो यही है। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद भी हम आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि कोई हिकमत अमली है, क्योंकि आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर भी हैं, वज़ीर सेहत साहिबा के साथ साथ भी होते हैं, जो भी मामला चल रहे होते हैं, कोई है प्लानिंग के इन इलाकों में टेस्टिंग होगी या फिर फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा? बिल्कुल, 14 दिन गुजरने के बाद वहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी और जिसको स्मार्ट टेस्टिंग कहते हैं वहाँ पर दोबारा की जाएगी और देखा जाएगा कि वहाँ पर अब रेजिस्टेंस कितनी है। उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा कि इस लॉकडाउन को मजीद 14 दिन के लिए एक्सटेंड करना है या नहीं। टेस्ट तो होंगे 14 दिन के बाद। ठीक डॉक्टर साहब, अभी पंजाब में कितने टेस्ट हो रहे हैं तकरीबन? तो इस वक्त पंजाब में 5000 से ज़्यादा टेस्ट पर डे हो रहे हैं। ठीक, और 3000 से ज़्यादा लाहौर में हो रहे हैं। 3000 से ज़्यादा लाहौर में, और सबसे ज़्यादा केसेस भी लाहौर में रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्रिटिकल पेशेंट्स की अगर आप हमें बताएं कि इस पर क्या सूरत हाल है? दिन ब दिन वो भी बढ़ते जा रहे हैं हमारे। क्रिटिकल पेशेंट की मैं तादाद अगर आपको बताऊँ, पिछले चंद दिनों में जो ट्रेंड चल रहा है, कुछ दिनों से उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 4 तारीख से शुरू करता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल केसेस इन लाहौर 4 तारीख को 134 से, फिर 166, 190, 209, 209, 214, फिर परसों ये इतने रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ दिन, एक दिन में, फिर 329 थे 15 को, और कल रात 333 थे। यानी पहले 150, 200, 250, 300, 350 और इनमें रात कल 209 जो थे वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पर थे, जिनको हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन दी हुई थी, और तकरीबन 124 वो थे
जो वेंटिलेटर पर थे पूरे लाहौर के 31 अस्पतालों में, जिसमें 13 सरकारी और 19 प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, जैसे जैसे ये मामला बिगड़ता जा रहा है, अभी जो निजी और तदरीसी जो हमारे कॉलेजेस हैं, मेडिकल अस्पताल हैं, उनको भी गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि वो 150 बेड्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे कोरोना पेशेंट्स के लिए। वो हो गए बिलाल, उन्होंने इंतजामात किए, वहाँ पर क्या पेशेंट जाना शुरू हो गए? देखें सिद्रा, ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, टीचिंग प्राइवेट टीचिंग जो हॉस्पिटल्स, ये माशाल्लाह इतने सीधे नहीं है जितने प्यार से आपने कहा कि ये हो गए और वो उन्होंने कर दिए। ठीक, ये एक बड़ी लंबी, जैसा गवर्नमेंट का ऐलान था ना, लग रहा था कि ये इतना ही सीधा मामला है। वैसे जो जब भी प्राइवेट कॉलेज बनता है, टीचिंग हॉस्पिटल, तो पीएमडीसी के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो 50% जो बेड्स होते हैं ये गरीब पेशेंट्स को उन्होंने फ्री इस पे इलाज मुआवजा करना होता है। तो आपके सामने कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, प्रोफेसर जावेद अकरम, उनकी जानिब से कहा गया था कि उनके साथ 45 प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल्स अटैच हैं। वो कोशिश करेंगे कि 4000 जो बेड्स हैं ये क्रिएट किए जाएं। ठीक, लेकिन फिलहाल 4000 तो नहीं हुई, मेरा ख्याल है 400 भी नहीं हुए। उनकी जानिब से 3 दिन पहले कहा गया था कि सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज, लाहौर यूनिवर्सिटी और रेड क्रिसेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके कोशिश ये की गई है कि 150 जो बेड्स हैं ये मुख्तस किए जाएं, जिसमें हर हॉस्पिटल में 10 ICUs भी होंगे। अभी मुख्तस नहीं किए गए, कोई काम शाम को चल रहा है, वो इस तरह की बातें, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं होता क्यों लगेगा? क्या गवर्नमेंट के पास इतना इख्तियार नहीं है कि जबरदस्ती कर सके इस वबाई सूरत हाल में? मुश्किल में तो गवर्नमेंट अपने कोई भी फैसला इम्पोज कर सकती है। देखिए सीधा, ये हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इखलाकियात की है। हम ये देख लें कि हम लोग अभी भी कोरोना में पैसा बना रहे हैं। अभी आप देखें, मेडिसिन में लोग कमा रहे हैं, मास्क में कमा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में कमा रहे हैं। हमें तो सिर्फ एक बहाना चाहिए। हमें लोगों को, हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खौफ खुदा की है, और हमें अपने माइंड सेट को चेंज करने की है। ठीक है, लोगों की जिम्मेदारी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंतजामी इदारों की भी फेलियर है कि वो लोगों को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए था। इदारे होते इसलिए हैं कि वो अपनी जो है वो रिट भी दिखाएं, और जब ज़रूरत पड़े तो लोगों को जो है वो अपने मुताबिक भी चलाएं। डॉक्टर साहब, क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ मेडिसिन की बात हो रही थी, जिस मेडिसिन का नाम सामने आता है या वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है या वो मार्केट से गायब हो जाती है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रहा है महकमा सेहत? देखिए जी, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि हुकूमत ने जिस तरह टेमरा दवाई है, लोगों ने उसको स्टोर कर लिया, ना स्टोर किया बल्कि 60,000 रुपये का इंजेक्शन 6-6 लाख रुपये देता है, उन्होंने लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी तरह आप एक नई दवाई, जो नई तो नहीं, बड़ी पुरानी दवाई है, जिसको हम पहले दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं जब मरीज दाखिल हुए, डेकाड्रॉन, जिसको डेक्सामेथासोन कहते हैं, बड़ी लाइफ सेविंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जिसके मतलब BBC ने कल बताया बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है 2000 मरीजों पर। लेकिन मैं बताऊँ कि ये हमारे जो फिजिशियंस हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो एनेस्थेटिक पहले दिन से हम ये यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये स्टीरॉयड का और ब्लड थिनर का कम्बिनेशन दे रहे हैं, एंटीबायोटिक और बाकी दवाइयों के अलावा। तो डेक्सामेथासोन हम शुरू दिन से अपने मरीजों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब प्रॉब्लम ये है कि अब खतरा ये है कि BBC ने इस दवाई का नाम ले लिया है। खतरा ये है कि अब ये दवाई मार्केट से गायब हो जाएगी। ऑक्सीजन भी तो देखें मार्केट में कितनी ऑक्सीजन का सिलेंडर 25,000 रुपये का मिलता था विद फिटिंग, 48,000 रुपये का मिल रहा है अब वही वाला फिटिंग, बाजार से गायब करके। या महंगे हॉस्पिटल्स का कैसे चल रहा है? आप भी वैसे मार्केट से? नहीं, हमारा तो सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है साल का। वो तो हमारे पास तो बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं, वो तो हमें रोजाना 2 दफा आके फिल करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो अगर सिलेंडर वाली भरवाना होता है तो हम उसी रेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। इशू उन लोगों के लिए जिन्होंने घर में रह के ऑक्सीजन लगानी है, 25,000 का सिलेंडर 48,000। डॉक्टर साहब, वो भी बेचारे मारे गए जो बेचारे दमे में है या किसी और बीमारी के तहत जो है वो ऑक्सीजन उनकी मजबूरी समटाइम्स बन जाती है। खुदा खौफी नहीं है ना, ज़मीर मेरा सो गया। अगर इस वक्त भी ये हालात, हमें ये बताइए कि मेडिसिन नहीं मिल रही, जिस मेडिसिन का नाम वबाई सूरत हाल में कोरोना के लिए सामने आता है, चाहे वो दूसरी किसी बीमारी की हो, वो मार्केट से गायब हो जाती है। मास्क हमें नहीं मिल रहा, अभी तक महंगे मास्क जो हैं वो हम लोग ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्सीजन इतनी महंगी हो गई है, कौन सा रेगुलेटरी इदारा है, कौन मॉनिटरिंग करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, कहाँ है वो इदारे के लोग? बिल्कुल सिद्रा, ये बेसिकली तो इदारों की फेलियर है। मैं सबसे पहले बताऊँ, ये मास्क हम बात करते हैं, ये एक सर्जिकल आइटम में आती हैं और जनरल प्रोडक्ट है, इसका कोई रेट नहीं है।
आप ग्लव्स की बात करें, आप जो सर्जिकल ग्लव्स है उसकी बात करें, जो या आम जो सर्जिकल जो यूज़ होता है उसकी बात करें, तो इसके रेट ही नहीं है, क्योंकि जनरल प्रोडक्ट है और ड्रैप या गवर्नमेंट या दूसरे इदारे इसको मॉनिटर ही नहीं कर सके। फिर आगे आ जाएँ, उसके बाद ऑक्सीजन पे सिलेंडर की बात आए, जो वहाँ पे भी आप देख लें 2 हफ्ते तकरीबन हो चुके हैं, किसी भी किस्म का कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। अब रिसेंटली जो मेडिसिन कल हुई है डेक्सामेथासोन, बड़ी एक सस्ती प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ती प्रोडक्ट है, लोकली प्रोड्यूस भी, लोकली प्रोड्यूस, बेशुमार पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स उसको बनाती हैं। अब जिस तरह डॉक्टर असद साहब बता रहे हैं उसको हम बड़े अरसे से यूटिलाइज करा रहे हैं, अच्छा इफेक्ट भी है, लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आ सका क्योंकि एक्टिव इस वजह से आ गया, वो महंगा था, हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या अभी एडवाइजरी इसको देखेगी, लेकिन इसके इफेक्ट उससे ज्यादा हो सकते हैं। किसने क्रैकडाउन करना है बिलाल? लेकिन इसमें यह है कि रात जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी हैं और चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी साहब, मेरी उनसे बात हुई नहीं, कल ही अपॉइंट हुए हैं नहीं, उनकी जानब से कहा गया था हमने तमाम जो ड्रग इंस्पेक्टर्स लाहौर के सूबे पंजाब के हैं तमाम को इंस्ट्रक्शन वाज़े तौर पर दे दी गई है कि इसकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए, जो फार्मास्यूटिकल्स इसकी प्रोडक्शन कर रही हैं उनके पास रॉ मटीरियल देखें कितना है, किस प्रोडक्शन के हवाले से कर रही है, ताकि मार्केट में प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सरान की जानिब से हिदायत तो जारी कर दी जाती हैं, लेकिन मसला वहां पर आता है जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। स्मार्ट लॉकडाउन हो गया है, फ़ायदा तभी होगा जब अवाम गवर्नमेंट के साथ ताउन करेगी, महकमा सेहत के साथ ताउन करेगी, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम वबाई सूरत हाल से निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमने गवर्नमेंट का साथ देना है इस मुश्किल वक्त में। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करनी है हमने खासतौर पर आज बच्चों के हवाले से कि बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। गर्मी के मौसम में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, और आजकल के इस मुश्किल सूरत हाल में अगर वो बीमारियां बच्चों को लग जाती हैं तो आपने घर में उनका कितना ख्याल रखना है, कैसे रखना है, और 1-2 दिन के बाद या फिर फौरी तौर पर कब आपको डॉक्टर के पास जाने की अशद ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके साथ साथ एक जो बहुत हैरान कुन बात पूरी दुनिया में देखी जा रही है वो ये है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम एक साइड पर हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक होता है, कोई भी जर्म हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, बच्चों को सबसे पहले लग जाता है। लेकिन कोरोना में बहुत मुनफरिद चीज़ें सामने आ रही हैं कि बच्चे तकरीबन ना होने के बराबर कोरोना की वबा में मुब्तला हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर भी हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर साबिर मलिक साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आपसे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद होंगी, माहिर ग़िज़ायात हैं, जो हमें बताएंगी कि बच्चों की ग़िज़ाओं का आजकल की सिचुएशन में ख़ास तौर पर कैसे ख्याल रखना है, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ आजकल बच्चों को ज़्यादा देनी है कि वो सेहतमंद रहे और डॉक्टर्स हजरात से ज़रा दूर ही रहे। आयशा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के हवाले से पहले हमें बताइए कि बच्चों को हम लोग बहुत वीक समझते हैं कि फ़ौरन से पहले कोई भी उन्हें बीमारी लग जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने एक बहुत ही अच्छी बात की तरफ लोगों की टीचिंग का सोचा है। हम कहते हैं बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, बच्चों में कोरोना नहीं है। हम कहते हैं बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त कम है, बच्चों में डेंगू नहीं है। तो जितनी ये ख़तरनाक बीमारियाँ वायरस से रिलेटेड हैं, ये बच्चों में क्यों नहीं होती? ठीक, इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि एक तो आपको पता है कि वायरल डिजीज़ है, वायरस एक प्रोटीन है, डीएनए है। अब इसको जब बॉडी के अंदर जाना है तो इसके लिए वहाँ बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स का होना ज़रूरी है, और अल्लाह ताला का ये कमाल सिस्टम है कि बच्चों के अंदर वो रिसेप्टर्स नहीं है जो उस वायरस को कैच कर सके। आप सादा लफ्ज़ों में ये कह लें कि वो वायरस जाके उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगा तो आगे ग्रो करेगा, आगे बीमारी जो आप बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टर्म भी आप इस्तेमाल करें, ये कितनी एज के बाद डेवलप होता है कि फिर खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है? ये छोटे बच्चों में, जितने बच्चे छोटे हैं उनमें उतना चांसेस कम है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं 8, 9, 10, 11 साल तो जाते जाते। इसलिए हम अगर आप देखें तो बच्चों में जो बच्चों के डॉक्टर अपने आप को क्लेम करते हैं ना, हम कहते हैं हमारी डोमेन 15 साल तक है। 15 साल के बाद जब वो अडल्ट बनना शुरू होते हैं, बलोगत की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो उससे पहले उसी लिहाज से ये रिसेप्टर्स कम है। बच्चों में हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं केसेस। इवन जो नौमौलूद बच्चे थे पैदाइश के फ़ौरन बाद 2 बच्चे दुनिया में शायद अभी तक हुए हैं, अब मैं भी रहूँगा एक आधे नंबर का फ़र्क हो सकता है, लेकिन 2 बच्चे हैं जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं कि जिनको पैदाइश के बाद हुआ है। और अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि माँ से पैदाइश के दौरान वो कोरोना ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो जो 2 बच्चे हैं वो प्लस माइनस है अभी तक इसके ऊपर, चूँकि ये दुनिया को इस बीमारी का, इस सारी सूरत हाल का सामना पहली दफ़ा करना पड़ रहा है।
इसमें हमें अभी तक बहुत सारी चीज़ें नई पता चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। जो बीमारी के आगाज़ में चीज़ें थी, आज 5 माह के बाद हम उसमें से बहुत सी चीज़ों को कहते हैं कि वो नहीं थी। हाँ। और उसकी बजाय ये इस तरह बिल्कुल से डॉक्टर साहब, ठीक आपने कहा है, गर्मी के मौसम में बच्चों की बीमारियों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आयशा हमें बताइए कि माएँ बहुत परेशान रहती हैं हमेशा बच्चों की सेहत को लेकर, कैसे उनको स्पेशली गर्मी से भी बचाना है, अच्छा खाना भी खिलाना है और उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर बनाना है। अच्छा, बच्चों के लिए गर्मियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हाइड्रेशन। पानी की कमी ना हो बच्चों को, क्योंकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। और तो आजकल बच्चे घर में हैं, लेकिन घर में भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो घर में ही बच्चों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ईजाद कर ली हुई हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स ईजाद कर ली हुई हैं। माएँ हैरान है कि आइडियाज़ इनको आते कहाँ से। तो उससे होता क्या है कि उनकी डिहाइड्रेशन, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है और डिहाइड्रेशन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हाइड्रेटिंग अगर हम देखें कि फ्रूट कौन सा है, तो सबसे पहले हमारे पास वाटरमेलन आ जाता है। उसमें कोई शक ही नहीं है कि वाटरमेलन के अंदर 90% वाटर जो है वो मौजूद है, 90% उसके अंदर पानी है। उसी का आप बहुत सारी मॉडिफिकेशंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप उसके आइसक्रीम बना सकते हैं। बेसिकली आपने बीज समेत वाटरमेलन को ब्लेंड करना है, उसके अंदर थोड़ा सा लीमू डाल दें। लीमू विटामिन सी का सोर्स है, कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाएगा, बच्चों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उसके अंदर आप शहद डाल दें ताकि वो मीठा हो जाए और उसको आइसक्रीम के सांचों के अंदर फ्रीज कर लिया जाए। एक हेल्दी डिजर्ट भी हो जाएगा, बच्चों को हाइड्रेटिंग भी वो रहेगा। इसी तरह बच्चों को बहुत सारी स्मूदीज दी जा सकती हैं। जितने हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनको दही और थोड़ी सी दूध के साथ ब्लेंड करके, अगर बच्चे का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ कि दही दूध इकट्ठा लिया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ दही के साथ ब्लेंड करके, जैसे मैंगो की स्मूदी दी जा सकती है। स्ट्रॉबेरीज का ऑल तो सीजन चला गया लेकिन लोगों ने फ्रीज की हुई है, तो स्ट्रॉबेरी की स्मूदी दी जा सकती है। इसी तरह मेलन जो है वो बहुत हाइड्रेटिंग है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पीचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, वो बहुत हाइड्रेटिंग है। अब अगर हम बात करें कि बच्चों को करंट सिनेरियो में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, वो है विटामिन सी की। विटामिन सी कुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्ड करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मैंगो के अंदर 70% विटामिन सी है। एक कप के अंदर जितना हमें डेली चाहिए उसका 70% मौजूद है। सो मैंगो बच्चे खाते भी बहुत शौक से हैं। आप उसी की, जैसे मैंने पहले बताया, आप आइसक्रीम बना सकते हैं, उसको मिल्क शेक की फॉर्म में बना के उसके आप सांचे बना लें। सो आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीच, आड़ू के अंदर विटामिन सी की बहुत अच्छी मिकदार है। वाटरमेलन के अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार है। नींबू पानी का इस्तेमाल। ठीक है आयशा, हमने फलों के बादशाह की मजीद भी बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत मनपसंद फ्रूट है ये जो मैंगो है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इससे जो है वो बॉडी में गर्मी पैदा हो जाती है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं ठीक, इस पर आयशा से ज़रूर राय लेंगे। डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में स्पेशली बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती हैं? देखिए, बच्चे चूँकि सिनफ़े नाजुक की तरह नाजुक हैं ये भी, तो जो गर्मी से रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा, जैसे आयशा कह रही थी, वाटर रिलेटेड, वाटर बॉर्न डिजीज़ हम उन्हें कहते हैं, जिसमें आप हैज़ा से शुरू हो जाएं, गैस्ट्रो, हैज़ा, वॉमिटिंग, पेट का दर्द, टाइफाइड, जॉन्डस, यकान, जिसे, तो ये सारी बीमारियां जो पानी से रिलेटेड है उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, गर्मियों में आप देखेंगे तो ये हमारे जो छोटे हैं, लाइक ये फ्लाइज वगैरह, मक्खियाँ वगैरह, ये इनका ज़्यादा हो जाता है। तो तमाम वो बीमारियां जो इस तरह से फैलती हैं कि किसी एक आदमी के जिस्म से खारिज होती हैं, पेशाब पखाने से, फिर वो जरासीम आते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में आते हैं, और ये मक्खियाँ वगैरह जो उनका बायस बनती हैं, तो वो, जिनमें टाइफाइड भी एक बीमारी है, तो ये सारी बीमारियां जो है इनके चांसेस गर्मियों में बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने जिस तरह से बताया है कि हमने हैज़ा हो गया, डायरिया हो गया, ये बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चों में कॉमन देखते हैं। सबसे पहले तो जो माएँ होती हैं वो उनको, जो डॉक्टर ने पहले उनको मेडिसिन दी होती है इसी सिचुएशन में, वो इस्तेमाल करवाती हैं घर में। क्या वो ठीक है, ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए? आप लोगों ने हमेशा ही ये इस हर फोरम पे ये बात उठाई है और हम लोगों ने भी उठाई है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने एक दफ़ा एक नुस्खा आपको लिख के दिया है, फ़र्ज़ करें कि पखाने आने की सूरत में 10 लगे हुए हैं, भाई उसकी वजह डॉक्टर ने उस टाइम असेस की होगी कि इसके अंदर मोशन लगने की वजह क्या है, उसके हिसाब से दवाई लिख के दी होगी। ज़रूरी तो नहीं कि आपके बच्चे को अगर दोबारा पेट ख़राब हुआ है तो उसकी वजह वही है जो पहली दफ़ा थी। तो ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चे को नुकसान पहुँचा बैठें। आप अपने बच्चे को जो पहले ही बीमारी की हालत में है उसको ऊपर से अगर गलत दवाई दे देंगे तो खुदा ना खास्ता उसके लिए ज्यादा मसाइल का बायस बन सकता है। सेल्फ मेडिकेशन तो चले नहीं करनी, उसके बगैर एहतियात क्या की जा सकती है घर में? एहतियात जी, सफाई निसफ़ ईमान। आप कोरोना की बात करें, आप डेंगू की बात करें, आप हैज़े की बात करें, टाइफाइड की बात करें, यकान की बात,
क्या चीज़ है जिसमें हम सफाई के बगैर रह सकते हैं। ठीक। सफाई नहीं है तो आपका बच्चा महफूज नहीं है। अगर माँ ने घर में सफाई रख ली है तो उसका बच्चा इंशाल्लाह महफूज है। सफाई से शुरू हो जाए, उसके बाद जैसे आयशा कह रही थी, पानी का बहुत रोल है। पानी पिए जितना पी सकते हैं। आपकी बहुत सारी बीमारियां तो आप बड़े सादा लफ्जों में आप समझे कि पानी ही अपने साथ ले जाता है। सही सही। आपका अगर ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है, पानी पी ज्यादा रहे हैं, आपका यूरिन ठीक आ रहा है, तो आपको इतना ज्यादा फिर परेशान रहने की जरूरत नहीं। और आप बीमार भी कम होंगे अगर आप बहुत कम होंगे। आप पानी आयशा, आम के हवाले से आप बता रही थी कि इसमें 70% विटामिन सी होता है। लोगों को लगता है हम ज्यादा आम खाएंगे तो इससे हमारी बॉडी में गर्मी हो जाएगी। बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। फिर वो दूध की कच्ची लस्सी बना के पी रहे होते हैं। इसमें कितनी हकीकत है? गरम ठंडी चीज मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की एक रिकमेंडेड डोजेज है। अगर हम आम की बात करें, 2 कप से ज्यादा आम नहीं खाने, ये रिकमेंडेड उसकी डोजेज है। आप इससे ज्यादा आम खाएंगे तो आपको साइड इफेक्ट्स आना शुरू होंगे। उसकी वजह क्या है? 2 कप का मतलब 2 कप नॉर्मल साइज के 2 आम। अच्छा सिद्रा, मैं आपको एक बहुत आसान सा फॉर्मूला बताऊं। कप से मुराद ये, हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। इतनी हाइट और इतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए हर एक की। बिल्कुल, आप इतने साइज का कप लें, आपकी रिक्वायरमेंट आपकी मुट्ठी के हिसाब से होगी और मेरी मेरे हिसाब से होगी। अब जहां तक बात है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर 2 कप से ज्यादा आप लेते हैं, बॉडी इतना विटामिन सी भी पता नहीं बर्न कर पाती है कि नहीं। सबसे बढ़कर आता है बॉडी इतनी कैलोरीज बर्न कर पाती है कि नहीं। आम के 1 कप के अंदर 100 कैलोरीज होती हैं। आप 200 कैलोरीज एक टाइम पे खाओगे, बॉडी उसको बर्न कर लेगी। लेकिन अगर आप इकट्ठे 3-4 आम एक दिन में खा लोगे, और हमारे लोगों की यही रूटीन है। बिल्कुल, वो एक ही गो में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। दिन में डिवाइड करना तो बहुत दूर की बात है, एक ही गो में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम होता है एमाइलेज, उसकी भी एक्सेस जो है वो खराब कर सकती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज को लेकर आ सकती है। इसकी कैलोरीज जाहिर है उनको आपने साथ साथ बर्न करना है। उसकी एक्सेसिव इनटेक भी आपकी मामला खराब कर सकती है। विटामिन सी, पोटेशियम इसके अंदर मौजूद है, उसकी एक्सेसिव अगर आप मिकदार ले लेते हैं वो भी मामला। हम हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज करके फ्रूट इस्तेमाल करें, या फिर हम हर रोज एक ही फ्रूट भी बच्चों को खिला सकते हैं? अच्छा, फ्रूट बच्चों को दिन में 4 खिलाने हैं, 4 सर्विंग्स। कोशिश करें उसको डिवाइड करें और वेराइटी लेकर आए। वेराइटी की वजह यह है, जैसे आम है उसके अंदर विटामिन सी है। अगर हम वाटरमेलन की बात करें, वो वाटर का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हम मेलन की बात करें तो उसके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है। जितने आप वेराइटी लेकर आएंगे उतने न्यूट्रिएंट्स की वेराइटी आती जाएगी। बच्चे भी जरा शौक से खा लेंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ थोड़ा मसला ये होता है, हम हफ्ते का एक ही फ्रूट लेकर आते हैं। पूरे हफ्ते के लिए हम आड़ू लेकर आ गए हैं, एप्रिकॉट्स लेकर आ गए हैं। पूरा हफ्ता हमने खुबानियाँ ही खाते जाना है। थोड़ा सा उस चीज को चेंज करें। 4 फ्रूट और चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपने बताया कि बच्चों को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। माओ ने हाइड्रेट रखने के लिए बच्चों को ORS पे लगा दिया, चाहे वो ठीक है या फिर एक बार उनको मोशन वगैरह लगे हैं, उन्होंने ORS पिलाना शुरू किया तो वो रूटीन में चल रहा है, तो ये ठीक है, पिलाया जा सकता है? देखिए, गर्मियों में तो इतना मसला नहीं है इसका। ठीक। चूँकि नमकियात हमारे पसीने से भी निकल रहे हैं, कुछ बाकी सारा भी। लेकिन वही बात है, सादा पानी जो है उसकी अफादियत को कोई और चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। सादा पानी, आप लस्सी पी लें, आप शेक पी लें, आप निमकोल पी लें, बट आपको पानी भी पीना है। बिकॉज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी सेल्स जो है वो पानी मांगते हैं। आपकी स्किन फ्रेश रहने के लिए पानी मांगती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहने के लिए पानी मांगता है। आपके गुर्दे पानी मांगते हैं। तो अगर आप वो पानी की डिज़ायर्ड जो उसकी मिकदार है, जो रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड, वो नहीं देंगे तो वो चीज़ अफेक्ट होगी। ठीक। डॉक्टर साहब, आपके पास कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि अगर उनको नज़ला ज़ुकाम मौसम का भी हो गया है तो उनको खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों में कोरोना तो नहीं हो गया? देखिए, वो तो आजकल बच्चे क्या, बूढ़े क्या, बड़े क्या, जिसको भी जुकाम, अभी हम अगर 3-4 लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी एक को कोई एक स्नीज करेगा तो बाकी डर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा तो ये तो एक पैनिक है जो है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि हर वायरस कोरोना वायरस नहीं है। ये मौसम है जिस मौसम में हमेशा ही वायरल डिजीज़ आती हैं। ठीक। डेंगू भी जैसे आपको पता होगा, जब ये मौसम थोड़ा सा, हम जिसे गंदगी वाला मौसम कहते हैं, हम जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनमें सफाई के लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमारे घरों से शुरू होकर हमारी सड़कों तक। तो इनमें ये इन चीज़ों के, इनके वायरस के फैलने का ये बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये भी सारे साथ साथ चल रहे हैं। इवन हमारे पास पेशेंट आने शुरू हो गए, हमें डेंगू के भी आना शुरू हो गए, सिंपल नज़ला ज़ुकाम के भी आ रहे हैं। ठीक। आयशा, हमें ये बताइए कि आजकल बच्चे घरों में हैं
और खूब फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा है, खूब फ्रोज़न फूड भी चल रहा है, फ्राइंग चीज़ें भी चल रही हैं। बाहर से अगर नहीं आ रहा तो वो सारे मामलात घर में शुरू हो गए हैं। कितना ख़तरनाक हो सकता है ये हर रोज़ फ्रोज़न जंक फूड, बेशक आप घर में ही बना रहे हैं, उसका इस्तेमाल। देखिए, बच्चों का एक डाइट प्लान या कम से कम एक उनका शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे ने 4 बजे कहा है हमें फ्राइज़ खाने हैं, तो माँ पूरे किलो आलू के जो है वो फ्राइज़ बना के रख देती है, सामने रख देती। बिल्कुल हाँ। एक स्केड्यूल होना चाहिए, इतने आलू आपने बच्चों को देने हैं हफ्ते के अंदर। वो बेशक आप सालन में डाल के दें, वो बेशक आप फ्राइज़ की फॉर्म में दें। फ्राइज़ की निस्बत कोशिश करें बेक चीज़ों की तरफ जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा नासिर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बच्चों की सेहत का आपने ख्याल रखना है। ग़िज़ाई माहिर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बता दिया है कि बच्चों को सब कुछ खिलाएं, लेकिन पोर्शन साइज कंट्रोल होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस टाइम में बच्चे को इतनी खुराक की ज़रूरत है और उसे इतना ही दें। डॉक्टर साहब ने बता दिया जी कौन कौन सी बीमारियां हैं, किस तरह से बच्चों को बचाया जाना है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, बल्कि डॉक्टर के रिकमेंडेड नुस्खे पर ही आपने बच्चों को मेडिकेशन देनी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात हो। अल्लाह निगहबान।